प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। यूसीआई कराला में आपका स्वागत है। और आज हम नए क्लास साइंस की शुरू करते हैं। उसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन आपको इस क्लास में शुरुआत करते हैं। तो पहले हम ये बात करते हैं कि एलिमेंट या तत्व किसे कहते हैं। तो एलिमेंट या तत्व जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है। तो एलिमेंट जो है, पूरी दुनिया में जो भी दुनिया चल रही है वो किससे चलती है? एलिमेंट से चलती है। क्योंकि हमारे बॉडी के विकास के लिए, पौधों के विकास के लिए या किसी भी जीव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। बिना एलिमेंट के हमारे शरीर का विकास नहीं हो सकता। और हमारे शरीर के विकास के लिए अगर पूछा जाए कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो हम बता सकते हैं कि उसमें जो है करीब 16 से 18 एलिमेंट, कितने 16 से 18 तत्वों की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर के विकास के लिए। लेकिन अगर बात करें कि टोटल कितने एलिमेंट की खोज की जा चुकी है, तो अभी तक 118 एलिमेंट है। अब आप समझ सकते हैं 118 एलिमेंट में केवल 16 से 18 एलिमेंट हमें चाहिए। और पौधों के विकास के लिए भी, पौधों से भी वो एलिमेंट हमारे बॉडी में आते हैं और इससे हमारे शरीर का विकास होता है और हम लोग आगे इससे बढ़ते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि इसमें एलिमेंट के 3 कैटेगरी है। जैसे हमने सुना है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। लेकिन वे सारे एलिमेंट जो है एक जैसे अवस्था में नहीं होते। कुछ एलिमेंट को हम बेटा बोलते हैं मेटल और कुछ को बोलते हैं नॉन मेटल, जिसको हम अधातु कहते हैं। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसे हम बोलते हैं मेटेलॉइड। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड को हम बोलते हैं उपधातु। उपधातु बोलते हैं, इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों के जो करेक्टर शो करते हैं उसको बोलते हैं मेटेलॉइड। अब सवाल ये उठता है कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। जैसे हम आपसे एक छोटा एग्जांपल लें, बोले कि हाइड्रोजन, तो आपका सवाल जवाब होगा कि हाइड्रोजन एक गैस है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन एक गैस है। तो लेकिन आप कहेंगे कि एलिमेंट कैसे है, तो एलिमेंट भी है। किसी का भी नाम लेंगे तो उसके लास्ट में एलिमेंट जरूर आएगा। लेकिन हाइड्रोजन को सबसे पहले हम क्या बोल देते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है। क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है। लेकिन जो है हाइड्रोजन एक एलिमेंट भी है। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन भी क्या है? एक गैस है। नाइट्रोजन भी एक गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस है। लेकिन अगर यहाँ बोले कि हम सिल्वर क्या है, चांदी क्या है, तो बोलेंगे चांदी तो एक मेटल है। क्या है? एक मेटल है। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे सारे के सारे क्या है? एलिमेंट है। तो अगर हम इसको लिखें कि हाइड्रोजन को सही तरीके से लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ए, हाइड्रोजन इज ए गैसियस। पूरी बात तब पूरी हो जाएगी। गैसियस नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब देखो लास्ट में क्या आया, यहाँ पर एलिमेंट आया। मतलब अगर इसको हिंदी में बोलेंगे, हाइड्रोजन एक गैसीय, गैसीय आधात्विक तत्व है। आधात्विक का मतलब इसमें धातुओं वाले लक्षण नहीं होते हैं। आधात्विक तत्व, लास्ट में क्या आया? तत्व आया। लेकिन आपने क्या बोला पहले कि हाइड्रोजन, जैसे आया कि तुरंत बोला कि हाइड्रोजन एक गैस। हाइड्रोजन गैस तो है लेकिन उसकी जो भौतिक अवस्था है वो गैस है। बाकी लास्ट में क्या लिखेंगे? एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन में भी ये लिखेंगे, नाइट्रोजन इज ए गैसियस नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ऑक्सीजन इज ए नॉन गैसियस नॉन मेटेलिक एलिमेंट। लेकिन अब बात करें अगर सिल्वर की, सिल्वर जिसे हम बोलते हैं चांदी, तो चांदी क्या है? रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? ये सॉलिड होता है, ठोस होता है। तो यहां लिखेंगे सिल्वर, सिल्वर इज ए सॉलिड। अब देखिए रूम टेम्परेचर पे ये ठोस अवस्था में होता है, लेकिन है क्या? ये मेटल है, मेटल वाला करेक्टर है, मतलब धात्विक लक्षण होता है इसमें। तो इसलिए इसको बोलेंगे मेटेलिक एलिमेंट। लास्ट में क्या लिखा हमने? यहाँ पर भी एलिमेंट लिख दिया। तो चाहे आप ठोस ले लो, चाहे आप गैस ले लो, चाहे आप लिक्विड ले लो, सबको लास्ट में हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जैसे लास्ट में देखें एक और एग्जांपल, जिसको बोलते हैं मरकरी या पारा।
तो पारा क्या है, तो बोलेंगे पारा या मरकरी, ये भी जो है क्या है, एक तरीके का एलिमेंट है, लेकिन कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तरल होता है। लेकिन ये है क्या, धातु है। तो क्या बोलेंगे, मरकरी इज। अब सवाल यही आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी इज ए लिक्विड। लिक्विड। अब यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा, मेटेलिक। लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ जो 118 एलिमेंट की बात करते हैं हम, उसमें कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ क्या है, गैस है। तो मरकरी क्या है, मरकरी एक मेटल है, लेकिन किस कंडीशन में होता है, लिक्विड या तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान समझ में आएगा। तो मरकरी पारा, जिसको पारा भी बोलते हैं हम, तो पारा एक ऐसी धातु है, लेकिन लास्ट में क्या है, वो एलिमेंट है। दूसरी बात करते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन भी एक एलिमेंट है, जिसको Br बोलते हैं। ये क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन है क्या, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो आप यहां पर देखें, ब्रोमीन इज, ब्रोमीन एक क्या है, एक लिक्विड। लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड होता है, लेकिन ये मेटल नहीं है, क्या है, नॉन मेटल है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि मरकरी में नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो अब सवाल अगर आपसे पूछता है कि कौन ऐसे एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, तो एक तो हो गया बेटा मरकरी, जिसको पारा कहते हैं। दूसरा है Br, जिसे ब्रोमीन कहते हैं। लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन पारा क्या है, मेटल है। तो अगर सवाल आता है कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, तो नाम आ जाएगा ब्रोमीन का। लेकिन अगर कहे कि मेटल कौन है, मेटालिक एलिमेंट कौन है, तो उसका नाम आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो दोनों लिक्विड स्टेट तरल अवस्था में पाई जाती है। इसको ध्यान रखना है, सवाल उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, बात समझ में आ गई। तो अब आप समझिए कि जैसे बोला जाए सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन ये भी एक एलिमेंट है 118 एलिमेंट में। तो सिलिकॉन बेटा क्या है, इसके अंदर मेटल वाला कैरेक्टर और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर होता है। तो इसलिए क्या है, एक मेटेलॉइड है। क्या है, मेटेलॉइड है, उपधातु है। इसीलिए इसको हम अर्धचालक की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल जैसे आया कि ऐसी कौन सा एलिमेंट है जिसको अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है, सिलिकॉन। क्योंकि सिलिका से क्या बनता है, सिलिकॉन बनता है। और इसका एक एलिमेंट कंपाउंड है जिसका बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब आप कह रहे होंगे सिलिका क्या है, जैसे हम रेत लेते हैं ना, रेत बालू लेते हैं, तो बालू में जो चमकदार चीजें दिखाई पड़ती हैं उसी को सिलिका बोलते हैं, या सिंपल बोलते हैं भाषा में रेत। तो वही सिलिका है। अब जितनी मोबाइल इंडस्ट्री है या जितना कंप्यूटर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो बनता है, वो किससे बनता है, सिलिका से बनता है। उसमें कंपाउंड कौन होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसीलिए एक नया शब्द आता है सिलिकॉन वैली। तो भारत में सिलिकॉन घाटी कहाँ है, तो इसको हम बोलते हैं बंगलुरु में है या बंगलौर में। तो बंगलुरु में है क्यों, क्योंकि वहां पर इसके सबसे ज्यादा इसका हब है। लेकिन उत्तर भारत में कहाँ है सिलिकॉन घाटी, तो जिसको बोलते हैं नोएडा, नोएडा में है। तो नोएडा उत्तर भारत का है, और पूरे भारत का सबसे बड़ा सेंटर कहाँ है, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी। तो बिना सिलिका के कोई भी मोबाइल चिप नहीं बन सकता है, इसलिए इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक की तरह किसको इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन। ये भी क्या है, एक तरीके का एलिमेंट है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक दो डिफरेंस जो मेटल और नॉन मेटल में। तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगी कि मेटल और नॉन मेटल। ऐसे आप बहुत सिंपल है ये, आपको पूरा डिफरेंस नहीं लिखना है, कुछ एक्सेप्शन वाली बातें इसमें लिखना है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या फर्क होता है। तो मेटल साधारण क्या होते हैं बेटा, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब होता है इसको पीटने पर टन टन की आवाज आती है। कोई भी धातु ले लेंगे,
तो उसको जब पीटेंगे ना तो उसमें टन टन की आवाज आती है, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उसमें टन टन की आवाज नहीं आती, तो इसलिए नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, तो सोनोरस का मीनिंग होता है कि आवाज आती है टन, इसलिए। दूसरा ये है कि मेटल जितने होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठोस होते हैं। आप कोई भी धातु उठा के देख लीजिए, सोना, चांदी, तांबा, जिंक, प्लेटिनम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारी धातुएं हैं, मेटल है, और ये सब ठोस होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर क्या लिखेंगे, वही अभी जो हमने लिखा है 1 मिनट पहले, मरकरी या पारा। मरकरी या पारा जो कि क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर तरल होता है या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, गैस नहीं होता। कोई भी मेटल जो है गैसीय अवस्था में नहीं मिलता। अब नॉन मेटल, नॉन मेटल बेटा तीनों अवस्थाओं में होते हैं, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये बेटा सॉलिड भी होता है, ठोस भी होता है, और लिक्विड या तरल अवस्था में भी मिलता है, और तीसरा है गैसीय अवस्था में भी मिलता है, गैस में भी होता है। अब आप बताइए कि कौन से ऐसे नॉन मेटल हैं, अधातुएं हैं जो ठोस होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कार्बन, कार्बन के 2 रूप है, मतलब कई रूप है इसके। कार्बन जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, हीरा और फुलरीन, 3 एलोट्रॉप होते हैं। लेकिन ऐसे आप सिंपल समझो कि कार्बन जो है नॉन मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ठोस होता है। फास्फोरस, फास्फोरस जैसे लाल माचिस की तीली पर जो लगाते हैं वो लाल फास्फोरस होता है। रेड फास्फोरस होता है, वो भी ठोस होता है। सल्फर जिसको हम गंधक कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम गंधक है, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बारूद बनाने में, तो इसको भी इस्तेमाल करते हैं बारूद बनाने में। ठीक है, जिसको गन पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखो, आप एक बार, गन पाउडर या बारूद बनाने में सल्फर का इस्तेमाल या गंधक का किया जाता है। ये भी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ठोस होता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल है या धातु है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं। अब यहाँ पर जो भी अपवाद है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, तो भी हमने नाम लिखा है ब्रोमीन। यहाँ देखिए लिखा पारा, पारा क्या है, मेटल है, धातु है। इसमें ऊष्मा और विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का ये चालक होता है, गर्म करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। लेकिन ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर क्या है, तरल अवस्था में पाया जाता है। अब बात करते हैं, लिक्विड में सिर्फ एक ही है जो नॉन मेटल है, गैस। आवर्त सारणी में जो 118 एलिमेंट की बात हमने किया, उसमें गैसेस 11 हैं, 11 गैसेस बेटा। 11 गैसेस में हीलियम, नियॉन और आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, और इसको बोलते हैं आरएन को बोलते हैं रेडॉन। ये तो हो गई हमारी 6 गैसेस। अब इनके 1-2 उपयोग भी देख लेते हैं, ये गैसेस किस काम आती हैं। अब हम आपसे एक सवाल पूछे कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो साधारण जवाब होता है हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। लेकिन हाइड्रोजन गैस का ज्यादा अच्छा उपयोग किसका किया जाता है, हीलियम का किया जाता है। तो हीलियम का इसलिए करते हैं क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है बेटा। ये सारी गैसेस कैसी हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब होता है निष्क्रिय गैस, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। अगर आप इस गैस को गुब्बारे में भर देंगे तो ऊपर आसमान में जाएगा, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, न मॉइस्चर से, न नमी से, न किसी और गैस से। तो ये गुब्बारा लंबे समय तक बिना फटे बचा रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन तुरंत रिएक्शन कर लेगा और उससे गैस गुब्बारा फट जाएगा। एक सवाल ये। दूसरा सवाल है कि जैसे 2 गुब्बारा ले ले, एक गुब्बारे में हम मतलब ऐसे फूंक के हवा भर दें मुंह से, और दूसरे में हाइड्रोजन गैस भर दें। दोनों को अगर हम छोड़ दें ऐसे, तो आप देखेंगे जो
मुंह से फुलाया हुआ गुब्बारा है वो धरती पर ही रहेगा, आसमान पे यही रहेगा, ऐसे आसमान में नहीं जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन से जो गैस भरेंगे वो तुरंत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पूरी सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है, लेकिन उसको ज्यादा नहीं भरते, सबसे ज्यादा क्या भरते हैं, हीलियम। तो पहला जवाब हमारा हो गया कि इसको गुब्बारों में भरा जाता है। बात समझ में है, गुब्बारे में, बैलून में। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जो गोताखोर है, गोताखोर को हम डाइवर बोलते हैं। डाइवर ये जो समुद्र में या नदी में जो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें बेटा लिखा रहा है, तो पहले भरा जाता था ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ध्यान से समझना है, O2 प्लस N2 का गैस भरते थे, लेकिन नाइट्रोजन गैस हमारी जोड़ों में जमा हो जाता है। तो जैसे ही गोताखोर समुद्र के बाहर आता है, उसके जोड़ों में, असहनी और मांसपेशियों में बहुत तेज पीड़ा होती है, और ये ब्लड में बहुत ज्यादा घुल भी जाती है नाइट्रोजन गैस। इसलिए उससे बचने के लिए, मसल्स में, हड्डियों में तकलीफ से बचने के लिए उसमें हम क्या मिला देते हैं, O2 प्लस हीलियम। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ऑक्सीजन और हीलियम। तो गोताखोर कौन सी गैस लेकर जाते हैं, अपने सिलेंडर में कौन सी गैस को भरते हैं, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ये दो गैसों को भरते हैं। ध्यान से देना भाई। तो ये इसके ज्यादा क्या है, दो उपयोग हो गए, एक गुब्बारे में भरा जाता है, दूसरा गोताखोर जो भरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नियॉन गैस। नियॉन गैस ये जितना एडवर्टाइजिंग वाला होता है, एडवर्टाइजिंग का इसको मैं यहां लिख देता हूं ऐसे, एडवर्टाइजिंग लैंप होता है, वहां पर कौन सी गैस भरते हैं हम, वहां पर भरते हैं नियॉन। जैसे आप बड़े बड़े होर्डिंग देखते हैं और रात में वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, उसमें बेटा हम नियॉन गैस भरते हैं। तो आप देखते हैं विज्ञापन में, विज्ञापन ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, सीधा सीधा ऐसे सवाल है, तो उसमें नियॉन गैस भरते हैं। और ये जो बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होते हैं, उसमें ऑर्गन गैस भरा जाता है। तो ऑर्गन गैस कहाँ भरते हैं, बल्ब में भरते हैं या ट्यूबलाइट में। ये इसके उपयोग है, बल्ब या ट्यूबलाइट में ऑर्गन का इस्तेमाल है। और बाकी इन सब का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। सबसे लास्ट में आता है रेडॉन, इसको बोलते हैं रेडॉन। ये भी एक निष्क्रिय गैस है। इसका इस्तेमाल कैंसर में जो गांठ होती है, तो कैंसर थेरेपी या कैंसर के उपचार में इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए, ये जितनी भी नॉन मेटल हैं और उनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों है। गैस में टोटल गैसें कितनी है बेटा, 11 है। अभी हमने कितना लिखा, सिर्फ 5 लिखा, 2 2 4 2 6, 6 गैसें लिखे, 5 गैसें अभी हमारी बाकी है। तो 5 गैसों को हम नेक्स्ट लिखते हैं। यहां पर देखो आप, 5 गैसें हैं, हाइड्रोजन, जिसको मैं यहां पर आपको लिख देता हूं। 5 गैसेस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हमने देख लिया। उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, 5 गैसें ये हो गए। तो 6 5 11, तो जितनी गैसें हैं वो सब क्या होती है, नॉन मेटल होती हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 डिफरेंस। इसको हमने देख लिया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मिलता है। तीसरा ये है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर। इसमें इसको गर्म करोगे तो गर्म भी हो जाएगा, जैसे आप कोयले से या किसी और से गर्म करो। इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर इसमें बिजली प्रवाहित करोगे तो बिजली भी चली जाएगी मेटल में। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। तो ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर सुचालक होते हैं जितने भी मेटल होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे
इसलिए पारा को जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे इसको हीट मिलता है तुरंत अपना रीडिंग दिखा देता है। तो यहां पर दूसरा देखेंगे, ये नॉन कंडक्टर होते हैं या कुचालक होते हैं या बैट, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन वाली बात है। एक्सेप्शन ये है कि कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो जाती है, उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। तो आप देखेंगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ लगे होते हैं, पेंसिल में लगे होते हैं, उसको सामान वहां देखते हैं हम लोग, लेकिन उस ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं, लेड पेंसिल बोलते हैं। तो अब सवाल आता है कि लेड पेंसिल में लेड कितने परसेंट होता है, लेड पेंसिल में लेड कितने परसेंट होता है, बताइए आप लोग, लेड पेंसिल में लेड कितने परसेंट होता है। लेड मतलब शीशा होता है, शीशा मतलब ये मिरर नहीं, शीशा वो होता है एक मेटल होता है। तो लेड पेंसिल में लेड जो होता है बेटा, लेड 0% होता है, ध्यान से देखना है। लेड पेंसिल में जो लेड है, लेड वो 0% है। ये सब पूछे हुए सवाल है। लेड जो है 0% है, कितने परसेंट है, 0%, ठीक है, 0%। तो ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर होता है, लेकिन है क्या, है नॉन मेटल है। बाकी सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है यहां पर डायमंड या हीरा होता है। हीरा, हीरा गर्म करने पर तो गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पास करोगे तो नहीं जाएगा। तो ये इसका एक अपवाद है कि नॉन मेटल है, लेकिन ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मेटल में एक चमक होती है, लश्चरस होते हैं। जैसे कुछ धातुएं हैं उसमें अपनी एक चमक होती है, लश्चरस, या इनमें अपनी विशेष चमक होती है। जैसे सोना, चांदी, सिल्वर, ये सब क्या है, ये लश्चरस मेटल है। गोल्ड, प्लेटिनम टीटे बोलते हैं, तांबा कॉपर बोलते हैं, और जिंक जस्टा है, निकेल, ये सारी क्या होती है, चमकदार धातुएं होती हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होती है, नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन तो ये डल होते हैं। डल मतलब इस पर कोई चमक नहीं होती है। लेकिन यहां आप एक्सेप्शन में लिखेंगे, कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं या धातुएं हैं जिनमें चमक होती है, तो वो एक्सेप्शन वाली बातें हो जाएंगी। जैसे पहले नंबर पर लिखेंगे आयोडीन, I2। आयोडीन में क्या होता है, ये वायलेट कलर का होता है, वायलेट मतलब जैसे बैगनी रंग का होता है, तो ये वायलेट कलर का होता है या बैगनी रंग का होता है। तो ये इसका क्या है, एक अपवाद है। और दूसरा नंबर है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी क्या होती है, थोड़ा चमक होती है। डायमंड, हीरा, ये भी क्या है, नॉन मेटल है, मतलब अधातु है लेकिन चमकता है। तो इसमें भी आप, तो ये एक्सेप्शन वाली बातें हैं, इसको हमें ध्यान रखना। तो मेटल और नॉन मेटल में लस्टर, मेटल लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल डल होते हैं, यहाँ पर चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक मिलती है। अगली बात करते हैं इसमें कि मेटल जो है, अगर अपने अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज या धनावेश, जैसे कोई मेटल है जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी, लेड, सीसा, इसको बोलते हैं। तो ये अपने अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा बेटा, तो इस पर एक क्या होगा, एक धन आवेश आ जाएगा।
ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पोटेशियम आयन आ जाएगा, इस पर एक। तो धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनको धन आवेश बोलते हैं, या इसको कैटायन भी बोलते हैं। तो मेटल क्या होते हैं, कैटायन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। एल्युमिनियम अपने अंदर से 3 दे देगा, तो इस पर। तो आपको ये बात समझ में आ गई। जिंक जो है अपने अंदर से 2 मेटल देता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। लेड जो है अपने अंदर से 2 दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह समझ में आ गया, मेटल जितने होते हैं वो सब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर देते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, इसमें बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड आयन हो जाएगा, ब्रोमीन है तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ब्रोमाइड आयन हो जाएगा। तो इस तरीके से और बहुत सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेते हैं। इसको बोलते हैं हम निगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज या ऋणावेश बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो गया, मेटल और नॉन मेटल और एलिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा इसमें मेटलॉइड, उपधातु। मेटलॉइड के अंदर मेटल वाला कैरेक्टर भी है, नॉन मेटल वाला भी है। तो जैसे ये कभी कभी धातु वाले भी लक्षण दिखाते हैं और कभी कभी अधातु वाले भी दिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने मेटलॉइड होते हैं वो लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर तो नॉन कंडक्टर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर, तापमान बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, उसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इनके कुछ उदाहरण है, इसको नोट कर लेते हैं। मेटलॉइड, मेटलॉइड के अंदर दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं। उपधातु, उपधातु इसमें बोरॉन आता है बेटा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसबी एंटीमनी और आर्सेनिक, एएस और पीओ पोलोनियम। तो ये है, इनके नाम नोट कर ले। बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर के रूप में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसको लिखेंगे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के रूप में किसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो अर्धचालक। अर्धचालक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सामान्य ताप पर कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कंडक्टर हो जाते हैं, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये है एंटीमनी, एंटीमनी। ये है आर्सेनिक, और ये हमारा है पीओ से होता है पोलोनियम, पोलोनियम। तो 1 2 3 4 5 6 और इतने सारे एलिमेंट हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं मेटल, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं एटम्स की। तो एटम क्या होते हैं, परमाणु, इसको बोलते हैं परमाणु। मतलब ये एलिमेंट से भी छोटे होते हैं, एलिमेंट तो थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। छोटा सा छोटा कण एटम या परमाणु कहलाता है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। और एटम जो है, पहले मानते थे कि एटम अविभाज्य है, मतलब उसके पार्टिकल नहीं किए जा सकते हैं, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में पता चला नहीं, एटम के भी विखंडन किया जा सकता है, एटम भी टूट सकता है। तो इसलिए एटम भी कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल या फंडामेंट, मौलिक कण। तो एटम किससे मिलकर बना होता है, तो हमारा सवाल होता है फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको बोलते हैं मौलिक कण। अब ये मौलिक कण क्या होता है, मौलिक कण का मतलब है इसके बाद कोई कण नहीं है धरती पर, दुनिया पर जो भी जीवन है सबसे लास्ट में इन्हीं का नंबर आता है। क्योंकि एटम है, एटम भी इन्हीं कणों से मिलकर बना है। तो मौलिक कण तो कई है, लेकिन अगर बोला जाए कि हमारा एटम कितने मौलिक कणों से मिलकर बना है,
परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बना है? तो 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है। कितने मौलिक कण? 3। लेकिन मौलिक कण की संख्या और है जो कि एटम में नहीं होता, परमाणु में नहीं होता है। ठीक है बेटा? तो ये 3 मौलिक कण कौन कौन है? ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये एटम होता कैसे है? एटम को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य जो है वो क्या है? रदरफोर्ड ने बताया कि एटम ऐसे होता है, इसके बीच में सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न ऑर्बिट में क्या करता है? घूमता रहता है, चक्कर काटता है ऐसे। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर, केवल इसका साइन चेंज होता है बस। तो जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर लगाता है उतने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर लगाता है। तो इसलिए ये फोर्स हमेशा क्या रहता है? स्टेबल रहता है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है ऐसे। अब ऐसा नहीं होता है कभी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स लगा दे तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ जाए, या प्रोटॉन ज्यादा फोर्स लगा दे तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाए। अगर ऐसा होता तो दुनिया आज अस्तित्व में ना आती और मतलब बनता ही नहीं कुछ। इसीलिए ऐसा नहीं होता घूमते घूमते ये अंदर चला जाए और ये घूमते घूमते बाहर आ जाए, क्योंकि दोनों का फोर्स लगभग क्या है? बराबर है, केवल साइन डिफरेंट है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे हम लोग झूला पकड़ते हैं ना एक दूसरे में थे, तो सामने रहता है वो ऐसे घुमाता है, वैसे तो घूमते रहते हैं। अगर किसी का फोर्स ज्यादा हो गया तो अपनी तरफ उसको खींच लेगा, लेकिन यहाँ पर एटम में ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान से समझे, ये जो सेंटर में होता है पूरे एटम का सबसे अधिक भाग इसी में सेंट्रलाइज होता है, इसी में सबसे अधिकतम इसका मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। तो हमारा सवाल उठता है, एक सवाल है कि परमाणु के अंदर नाभिक किससे मिलकर बना होता है? तो सवाल ये है कि परमाणु का जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, किससे मिलकर बना है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें आएगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, या आप जो तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन से, या सभी, या ऑल। तो हमारा नाभिक या न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है बेटा? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। सबसे पहले दुनिया में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और सबसे ज्यादा जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी रिएक्शन होती है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन का ही होता है। इलेक्ट्रॉन ही आता है, इलेक्ट्रॉन ही जाता है, इलेक्ट्रॉन के बिना कुछ नहीं होता। प्रोटॉन का तो इस्तेमाल कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन का होता है। इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर बेटा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, या इसको हम बोलते हैं धनावेश। तो अगर पूछता है प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन हमारा कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो जो भी काम है हमारे एटम में वो क्या है? प्रोटॉन और। अब सवाल उठता है कि एटम बड़ा होता है कि ये न्यूक्लियस बड़ा होता है? तो न्यूक्लियस तो छोटा होता है, इसके अंदर होता है। अब आप देखो यहाँ पर इसकी खोज किसने किया, डिस्कवरी किसने किया? तो इसकी खोज जो है इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इसको हमने आपको बताया। ये इसको ऐसे याद करना है, ये निमोनिक्स है 8 पग हीट पग नाच, ईट पग नाच। ठीक है, ई मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन हो गया, टे मतलब हो गया थॉमसन, जे थॉमसन में टी आ रहा है तो आप था नहीं समझेंगे इसको, थॉमसन में टॉमसन, टे पा मतलब हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया? गोल्डस्टीन। लेकिन नाम किसने रखा? नाम तो रदरफोर्ड ने रखा है। इसलिए अगर
ऑप्शन में गोल्डस्टीन के बजाय अगर रदरफोर्ड है तो वहां पर रदरफोर्ड रखेंगे। नाम किसने रखा प्रोटॉन का? तो रदरफोर्ड ने। खोजा किसने? गोल्डस्टीन ने। ना से क्या हो जाएगा बेटा? ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन। ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चा से हो जाएगा जेम्स चैडविक या चैडविक। तो पता चल गया आपको, याद हो गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। तो ईट पग नाथ। लेकिन न्यूक्लियस की खोज किसने किया? नाभिक की खोज किसने किया? नाभिक की खोज किसने किया? तो नाभिक की खोज बताओ। नाभिक की खोज इसको किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। तो आप ध्यान दें, रदरफोर्ड ने नाभिक या न्यूक्लियस की खोज किया। नाम प्रोटॉन का, चूंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है इसीलिए रदरफोर्ड का नाम इसमें आता है। ठीक है, तो एक एटम हमारा किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये हमेशा हमें याद रखना है। इसके बाद इसमें बात करते हैं एटम में इसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जैसे हमने ले लिया यहां पर कोई एक्स एलिमेंट ले लिया तो Z जो है नीचे लिखा जाता है, A ऊपर लिखा जाता है। A होता है इसका एटॉमिक मास, लिखते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर बोलते हैं इसको। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, इसके कई नाम है। द्रव्यमान संख्या बोलो या परमाणु भार, आपको समझ में आ रहा है? और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या और ये है एटॉमिक नंबर। तो चाहे एटॉमिक नंबर बोला जाए या, अब इसमें सवाल उठता है एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ मास ऑफ, तो एक सवाल है, क्वेश्चन है, या चाहे मास नंबर बोलो, चाहे एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक वेट, तो मास नंबर इज द नंबर ऑफ, मास नंबर इज नंबर ऑफ, किसका नंबर होता है? मास नंबर में क्या क्या शामिल किए जाते हैं? तो मास नंबर में हमारा आता है, ऑप्शन लो आप। ए वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बी है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सी है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या किसकी संख्या होती है? तो अभी हमने देखा कि किसी भी एटम का सबसे अधिक जो मास होता है उसके न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, और नाभिक हमारा किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां पर P प्लस N लिखना है हमें। और दूसरी बात आती है सवाल कि एटॉमिक नंबर किसका नंबर होता है? परमाणु संख्या में किसका नंबर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, प्रोटॉन का लेते हैं या न्यूट्रॉन का लेते हैं? तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ, ये बिल्कुल आसान सवाल होता है लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा तो आप गलती कर सकते हो। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ, मतलब परमाणु संख्या किसका संख्या होता है? किसी एक ही का होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन और या तो न्यूट्रॉन होगा, या तो डी में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। तो बताइए आप इसमें परमाणु संख्या किसकी संख्या होती है? चूंकि परमाणु संख्या को हम किसी भी एलिमेंट के नीचे लिखते हैं तो आप ध्यान देना है इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं होता है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि किसी भी एटम में या किसी भी आयंस में प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन का संख्या तो कम ज्यादा हो जाती है, और इसका मास जो है प्रोटॉन के मास से थोड़ा कम होता है, इसलिए प्रोटॉन को हम लेते हैं, प्रोटॉन इज द एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ गई? तो यहां पर लिखेंगे P।
या प्रोटॉन की संख्या। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या होती है, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ये समझ में आ गया। तो अब आप देखो आगे, इसमें एक हम एलिमेंट ले लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देते हैं और किसी भी एटम में तीन चीजें बराबर रहती है। किसी भी एटम में, इसको नोट करके लिख लेंगे, एटम में, परमाणु में तीन चीजें हमेशा बराबर रहती है। एक तो उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। अब प्रोटॉन का नंबर किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर। तो आप कहेंगे हाँ, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्यों नहीं लिया एटॉमिक नंबर में, प्रोटॉन का नंबर क्यों लिया। मैंने बताया ना आपको कि प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास में डिफरेंस होता है, इसलिए प्रोटॉन को लेते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसका एटॉमिक नंबर किसी भी एटम या परमाणु में बराबर होता है। किसी भी एटम या परमाणु में तीन चीजें बराबर होती हैं। कौन कौन, एक तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, दूसरा उसका प्रोटॉन का नंबर होता है, तीसरा उसके इलेक्ट्रॉन का होता है। हम आपको एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। जैसे ये हमने ले लिया मैग्नीशियम और ऊपर हम लिखेंगे 24, तो नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा बेटा, 12 होगा। और हमने ये भी बताया कि इसमें प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होते हैं, तो प्रोटॉन का नंबर वो भी कितना होगा, 12 होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो चूंकि किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर होता है, तो ये भी 12 होगा। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देते हैं, तो हमारा ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा बेटा, 24 माइनस 12 इक्वल टू 12, ये 24 है। अब आप बताओ इसका मास नंबर क्या होगा। मास नंबर या द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या हमें पता है, मास नंबर किसका नंबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ में आ गया। तो प्रोटॉन कितना है, यहाँ पर 12 है, 12 है। न्यूट्रॉन कितना है, 12 है, और क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो लिखा है ना 24 ऊपर, मास नंबर 24। एक और ले लेते हैं, ये सीधा सीधा आता है कि एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर इतना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना है, न्यूट्रॉन इतना है, तो इसका मास नंबर होगा। और ऑप्शन में फिर ऐसे दे देगा वो 92U235, ये है यूरेनियम। इस यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में या न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो यूरेनियम में अब आप देखिए नीचे जो लिखा है एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 92 है। अब आप पता है प्रोटॉन का नंबर भी उतना ही होगा, तो प्रोटॉन का नंबर भी कितना होगा, 92 होगा, 92 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो ये भी कितना होगा, क्योंकि किसी भी एटम में तीन चीजें बराबर है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मास नंबर ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे, तो क्या होगा हमारा 235, 235 से क्या करेंगे 92 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 143। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 143 है। अच्छा, मास नंबर कितना होता है, तो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, आपको पता है कि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का सर्वाधिक मास नंबर होता है। तो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितना निकल गया है हमारा, हमने देखा ना यहाँ पर 92 है, 92 है, न्यूट्रॉन 143 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 235, 235 हो जाएगा, जो कि ऊपर दिया है। तो यह बात आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप कभी भी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा एक
तो दो हम आयंस का भी देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछा गया कि ये है क्लोरीन Cl माइनस, एक निगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर होता है इसका 35.5, या आप 35 ले लो, 35 ले लो, ठीक है। तो आप अगर यहां देखो, यहां पर क्या है, एक निगेटिव चार्ज आ गया है, तो निगेटिव चार्ज आने से उस पर एक नंबर जुड़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आया है, तुमने बोला ना जब से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का संख्या घटता बढ़ता है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है। अब आप देखो यहाँ पर प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर होता है। तो कोई रिएक्शन होगी तो या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, या तो आएगा या तो जाएगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, वो थोड़ी कभी घटता बढ़ता है। तो ध्यान देना, किसी भी रिएक्शन में प्रोटॉन कभी हिस्सा नहीं लेता है, ना न्यूट्रॉन हिस्सा लेता है। हिस्सा कौन लेता है, पार्टिसिपेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो या तो इसकी संख्या बढ़ेगी या तो घटेगी, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपने देखा अभी पहले। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, Cl माइनस आने से, निगेटिव चार्ज आने से घटेगा नहीं। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17 होगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा बेटा। अब यहां पर आप ये नहीं कहोगे कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर और ये न्यूट्रॉन, ये आपका एटॉमिक नंबर, तीन चीजें आपने कहा बराबर, लेकिन ये आयंस है, निगेटिव चार्ज वाला है। तो यहाँ पर 17 और एक क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो इस पर निगेटिव चार्ज आया है, ये हो जाएगा बेटा 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन अंदर होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, ये भी नहीं घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस में होता है, ये भी बाहर। तो 35 माइनस 17 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। मास नंबर क्या होगा, मास नंबर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना है 17, न्यूट्रॉन कितना है 18, 18 17 कितना हो गया 35, ठीक है। तो आप किसी आयंस का भी अगर होगा तो ये भी आप निकाल, तो ये आपको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस में ये सब कर सकते हैं। एक प्लस वाला कर लो आप, कि अगर कोई प्लस वाला है तो उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे घटे बढ़ेगा। एल्युमिनियम, इसका होता है 13 और इसका होता है मास नंबर 27। और दूसरा है एयर 13 और यहाँ 3 प्लस लगा दो, 3 प्लस चार्ज होता है और ये हो जाएगा 27। तो आप बताओ इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों में सेम होगा, एटॉमिक नंबर इसमें भी और इसमें सेम होगा, इसमें भी होगा 13 और इसमें भी होगा 13। इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां पर घट बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस लगने का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 13 होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 हो जाएगा बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, वो बाहर आएगा नहीं, तो प्रोटॉन का नंबर भी 13 होगा। न्यूट्रॉन भी अंदर होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। मास नंबर पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 13 प्लस 14 बराबर ये हो जाएगा 27। यहां पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन का नंबर 13, न्यूट्रॉन का नंबर भी आपका 14 होगा, और मास नंबर क्या होगा आपको, वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 13 प्लस 14, तो बराबर 27। तो आपको ये सब पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, और कभी क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा घटेगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आइसोटोप। आइसोटोप लेते हैं। आइसोटोप, आप इसको लिख लो, आप इसमें आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये 4 स्पीसीज हैं हमारे पास और इनको ध्यान से लिखो। इसको बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। देखो आप इसमें आइसोटोप में क्या होता है, तो आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब पता चल गया होगा, तो अब इसको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप, मतलब ऐसी स्पीसीज जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, नेक्स्ट एक एक करके नोट करते हैं। तो पहला लिखो आप कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है वो आइसोटोप होता है। जिसमें एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, मास नंबर सेम होता है। आइसोटोन में जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो आप लिखो समस्थानिक। समस्थानिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब नहीं होता है, यहां पर होता है सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। परमाणु, परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान। परमाणु भार अलग अलग होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसके आइसोटोप होते हैं। तो एक बार आप देखो, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, हाइड्रोजन। इसके 3 आइसोटोप हैं। तीनों आइसोटोप का नाम लिखते हैं। 1H1, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर लिखते हैं। 1H2, 1S3। तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम 1D2, 1D2 बोलते हैं, या इसको हम 1T3 बोलते हैं। तो अब इसका नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का नाम आपने सुना है, ट्राइटियम, जिससे भारी जल बनाया जाता है। ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हो गए, 3 हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब आप देखो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नीचे वाला क्या है, एक जैसा है, और मास नंबर ऊपर वाला होता है। तो मास नंबर या परमाणु भार क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ डिफरेंट मास नंबर, तो ये देखो यहाँ पर वो डिफरेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3। तो 1 2 3, और यहाँ नीचे क्या 1 1 1 है। अब ये क्या है, अगर ये हाइड्रोजन क्या है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ये H2O बनाएगा। H2O क्या है, साधारण जल है। जो हम लोग पानी पीते हैं वो पानी क्या है, H2O है, पीने वाला पानी। लेकिन ये जो ड्यूटेरियम है, अगर ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बना देगा, ये T2O बनाएगा, जिसको बोलते हैं भारी जल, हैवी वाटर। क्या बोलते हैं,
तो हैवी वाटर और साधारण जल में फर्क होता है। ये हैवी वाटर है, या इसको हम बोलते हैं भारी जल। भारी जल, देखो एक होता है भारी जल और एक होता है हार्ड वाटर, कठोर जल। तो इन्हें बोलते हैं कठोर जल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कठोर जल और है भारी जल में? तो अगर जैसे पानी है ना, पीने वाला पानी है, पानी में क्या मिला दो, पानी में अगर नमक मिला दिया आपने, तो पानी में नमक या सॉल्ट मिला दिया तो आपका पानी क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। लेकिन जो भारी जल होता है ना, उनकी पूरी तरीके से अलग होता है। तो हार्ड वाटर बोलो या कठोर जल बोलो, हार्ड वाटर या कठोर जल, पानी में क्या मिला दे, नमक मिला दे, सॉल्ट मिला दे तो हार्ड हो जाता है। और ये हैवी वाटर अलग चीज है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं बताते। ट्राइटियम बेटा है कोई भी कंपाउंड या यौगिक नहीं बनाता। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे ऐसे क्रॉस बना। अब आप लिखो ये कहाँ मिलता है, सूर्य। सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा होता है, कई हजार डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए सूरज में मिलता है। स्टार्स या तारे में मिलता है, तारों में मिलता है। तो तारों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जिनका तापमान बहुत ऊंचा होता है, बहुत ज्यादा होता है, वहां पर हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप पाया जाता है। अब सवाल आएगा कि ट्राइटियम नाम का जो आइसोटोप है समस्थानिक है, निम्नलिखित में से कहाँ मिलेगा? तो ऑप्शन में सूर्य, तारे ऐसे होंगे। तो आपको सूर्य, चूंकि वहां इतना ज्यादा तापमान होता है, इसी वजह से वहां पर मिलता है, पहली बात। दूसरा ये है कि सूर्य लगातार इतनी मात्रा में हमको ऊर्जा किस हाइड्रोजन के आइसोटोप से देता है? दूसरा बात तो बोलेंगे ट्राइटियम। तो ट्राइटियम नाम का आइसोटोप सूरज के अंदर होता है, इसीलिए हमको इतना धूप या इतनी गर्मी लगातार मिलती है। और वहां जो रिएक्शन होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन एक इसके टॉपिक है, उसमें करेंगे। अभी हम केवल आपको ऐसे बता देते हैं न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं बेटा, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में कौन सी रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन की विक्रिया होती है। ये पूरे रिएक्शन किसके द्वारा होता है, ट्राइटियम के द्वारा होता है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन ये आप लिख लो। सूर्य में कौन सी घटना होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से लगातार गर्मी मिलती है, लगातार धूप मिलती है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आइसोटोप है वो क्या है, वो ट्राइटियम है। और ये कभी भी कोई यौगिक नहीं बनाता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी। तो अगर ऐसे पूछता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप अनस्टेबल होता है, तो उसका भी नाम क्या है? आप अगर ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाओगे ना, तो आप बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, सवाल है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक, कौन सा आइसोटोप बहुत अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, तो उसका नाम क्या है, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो सूर्य या तारों में पाया जाता है, तो वो भी क्या है, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप से सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, तो भी ट्राइटियम है। हाइड्रोजन का कौन से आइसोटोप से सूर्य से लगातार इतनी गर्मी हमको मिलती है, तो उसका भी आंसर क्या है, ट्राइटियम, ठीक है। तो ऐसे 3-4 सवालों के जवाब आपको ऐसे इसमें मिलेगा। तो समस्थानिक किसका किसका हो गया, हाइड्रोजन। कितने हो गए बेटा, 3 आइसोटोप हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम आइसोटोप लिखते हैं कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप, 6C12, 6C13, 6C14। अब आप देखो हमारे शरीर में कौन सा आइसोटोप सबसे ज्यादा होता है, या जितने जीव होते हैं, तो धरती पर जितने जीवित वस्तुएं हैं, चाहे पेड़ पौधा मनुष्य कुछ भी हो, तो सबसे ज्यादा इसका परसेंटेज होता है कार्बन, 6C12। फिर सबसे कम किसका होता है, 6C13।
और सबसे कम, यहां लिखिए आप, सबसे कम कौन होता है, सबसे कम कौन सा समस्थानिक होता है, तो 6C14 सबसे कम पाया जाता है। और मतलब इसका जो है परसेंटेज बहुत 1% से भी कम होता है, और ये दोनों मिला के 99% होता है लगभग, ठीक है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, कार्बन डेटिंग में। तो आप बताओ एक सवाल, कार्बन डेटिंग क्या है, तो कार्बन डेटिंग में हम किसी भी जीवाश्म, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फॉसिल। फॉसिल क्या है, अगर कोई जीव 1000 साल पहले मर गया है और वो जमीन के नीचे दब गया है, दबने के बाद अगर वो खुदाई में कभी मिलता है, तो मिलने के बाद अगर हमें पता करना हो कि उसकी आयु क्या है, उसकी एज क्या है, तो हम जो है उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। उसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, तो उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो आप ध्यान से देना, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग फॉसिल्स या जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। आयु का पता लगाने के लिए किस कार्बन के किस समस्थानिक या आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में C12, C13, C14 है, कोई और दिया रहेगा, तो आपको किस पर करना है, कार्बन C14 का इस्तेमाल, ठीक है बेटा। तो अभी हमारे पास और भी आइसोटोप है जिसको हम, बेटा देखो हम लोगों ने यहाँ कार्बन डेटिंग तक पढ़ लिया है, और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने जो इसमें लेक्चर में देखा होगा, सुना होगा, लिखा होगा नोट्स में, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट में आप हमें जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसका डाउट क्लियर कर दें।